हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है उसे हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा था, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सो इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और इसमें प्लाज्मिड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से यूकैरियोट्स की बात की जाए तो उनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी उनमें प्रेजेंट होती है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन इसमें प्लाज्मिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट जो है यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन उसमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, 2 माइक्रो प्लाज्मिड देखने को उसमें मिलता है। आगे बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है। इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जो है इस तरह से नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यूकैरियोटिक में हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है। उनमें हमें गोल्गी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से देखने को मिलता है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती हैं। इनमें सिर्फ ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, दैट इज राइबोसोम, वो प्रेजेंट होता है। और जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें देखने को मिलती है। जो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती है वो राइबोसोम होती है और इसमें देखने को मिलता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो साइटोसोल में देखने को मिलता है। बट इसके साथ साथ यहाँ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम भी देखने को मिलता है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 70S टाइप की, ये तो प्रोकैरियोट्स में होती है। इसी वजह से हम इसको सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता था। तो इसी तरह से जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स से ही मिलकर बने होते हैं। तो थ्योरी दी गई है दैट इज कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। थ्योरी का मतलब है जो सिमिलैरिटीज हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है वैसा ही हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी। तो प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन दोनों में होता है। ये है ग्राम नेगेटिव के फीचर्स और ये है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के फीचर। डीएनए इनमें भी सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है दोनों में ही, इनको नेक्ड कहा जाता है डीएनए को। राइबोसोम 70S टाइप का देखने को मिलता है दोनों में। पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन में दोनों की, और दोनों ही डिवाइड करते हैं फिजन से। लिंकेज ग्रुप दोनों में एक देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो कहा जाता है कि जो फीचर्स हैं प्रोकैरियोट के वो यूकैरियोट्स से ही आए हैं, इसलिए इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी कहा जाता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीन्स के बारे में और यूकैरियोटिक जीन्स में। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें नॉन स्प्लिट जीन होती है। नॉन स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि इनमें जो जीन बनते हैं उनमें सिर्फ कोडिंग पार्ट ही होता है, तो उनमें एक्सोन ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इंट्रोन होता ही नहीं है, तो इंट्रोन की स्प्लाइसिंग नहीं करनी पड़ती है, नो स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रोन, तो इसलिए नॉन स्प्लिट जीन इसमें होती हैं। यूकैरियोट में हमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं, तो इनमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों होते हैं। तो इन इंट्रोन्स को हमें नॉन कोडिंग रीजन को स्प्लाइस करना पड़ता है, इसलिए यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होने के साथ साथ स्प्लिट जीन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट हिस्टोन में नहीं होते हैं स्प्लिट जीन, और इंटरफेरोन्स में भी स्प्लिट जीन नहीं होते हैं, ये इसके एक एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे ग्लाइकोलिसिस इसमें साइटोसोल में होती है, क्रेब साइकिल भी इसमें साइटोसोल में होती है, और इसमें ETS साइकिल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिजोसोम्स में हमें देखने को मिलती है।
और दूसरी तरफ सेलुलर रेस्पिरेशन यूकेरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में ही होती है, लेकिन क्रैब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। आगे बात करें डिफरेंसेस की, तो इसमें जो ग्लूकोज बनता है 1 ग्लूकोज जो है उसमें 38 एटीपी हमें मिलते हैं, और इसमें शटल सिस्टम जो है वो अब्सेंट होता है। ये शटल सिस्टम हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम इतना याद रखेंगे कि इसमें कोई शटल सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें कोई शटल सिस्टम नहीं है तो 38 एटीपी ही बनेंगे, लेकिन 1 ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करने से हमें या तो 38 एटीपी मिलते हैं। 38 एटीपी हमें तब मिलते हैं जब हमें शटल सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, और इसमें अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है शटल सिस्टम देखने को मिलता है तब हमें 36 एटीपी मिलेंगे, और 38 एटीपी हमें तब मिलता है जब हम मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसमें हमें या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 36 एटीपी मिलेंगे या 38 एटीपी मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो साइटोसोल में ही चलती है, और इसमें मोनो रेप्लिक्योन होते हैं, ये होती है मोनो रेप्लिकॉनिक। लेकिन यूकेरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, और ये मल्टी या पॉली रेप्लिकॉनिक इसे कहते हैं। आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में वो साइटोसोल में होती है, और वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक एमआरएनए पे हमें बहुत यहाँ राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक या मैनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स इसे कहते हैं। दूसरी तरफ यूकेरियोट्स में हमें आरएनए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है, और इसमें हमें मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट, एक एमआरएनए पर एक ही राइबोसोम देखने को मिलता है। ओनली 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखने को मिलता है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होती है, और इसमें एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस यूकेरियोट्स में साइटोसोल में चलता है, एक एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम यूनिट होती है, तो इसे हम मोनोसोम्स या मोनोराइबोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्ट इन द गैमीट्स और स्पोर। गैमीट्स और स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब एक सेल अगर है तो उस सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जो कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये देखने को मिलता है हमें प्लांट सेल्स में, और इनमें सेंट्रोसोम्स अब्सेंट होते हैं। इसी तरह से एनिमल सेल की बात की जाए तो उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, प्रोटोप्लाज्म भी अब्सेंट होता है, और इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी अब्सेंट होते हैं। इसकी जगह यहाँ पर क्या होते हैं, डेस्मोसोम होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इनमें हमें सेंट्रोसोम देखने को मिलते हैं। जो सेंट्रोसोम इसमें देखने को मिलते हैं दैट इज डिजिटल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उन्हें कहते हैं। इस तरह से जो सेंट्रियोल होता है उसे कहते हैं डिजिटल सेंट्रियोल, और इस तरह से जो सेंट्रियोल इस पे होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आगे बात करें, प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है और सेंटर होता है। बीच में इसमें वैक्यूल देखने को मिलता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ देखने को मिलता है। इसमें ग्लाइऑक्सिसोम्स और सिफेरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पिंडल फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स अब्सेंट होते हैं, वैक्यूल स्मॉल होता है या अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस जो है इसमें सेंटर में देखने को मिलता है, ग्लाइऑक्सिसोम और सिफेरोसोम्स भी अब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, और इसमें हमें स्पिंडल अपरेटस देखने को मिलता है। स्पिंडल अपरेटस और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें हम बताते हैं। जैसे कि ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल होता है, इस सेंट्रियोल के बाहर ये छोटी छोटी रेज होती हैं जिन्हें हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, और यही रेज अगर बड़ी होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये स्पिंडल फाइबर हैं। तो इस तरह से एस्ट्रल रेज भी हो, स्पिंडल फाइबर भी हो, तो उनसे मिलकर बनता है स्पिंडल अपरेटस,
और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो सेंट्रियोल होता है उसके बाहर एस्टर रेज नहीं देखने को मिलती हैं, सिर्फ हमें बड़ी बड़ी फाइबर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो इसमें हमें प्लांट्स में सिर्फ स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं और एनिमल में हमें स्पिंडल एपरेटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में जो माइटोसिस होती है वो एसेंट्रिक होती है या एनेस्ट्रल होती है। एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है वो सेंट्रिक होती है और एस्ट्रल होती है। इसी तरह से साइटोकाइनेसिस होती है जिसे साइटोप्लाज्म की डिवीजन कहते हैं। प्लांट सेल्स में ये होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। सेल प्लेट जहाँ होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल होती है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ ये होती है। आगे देखेंगे किस तरह से होगी। एनिमल सेल्स में अगर बात करें तो साइटोकाइनेसिस जो होती है सेल फ्यूरो मेथड से होती है, सेंट्रीपिटल होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो है वो होने लगती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। जैसे ये डायग्राम है, इसमें अगर वो बाहर की तरफ से सेंटर की तरफ हो रही है दैट इज सेंटर प्लेट, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल जो है वो इस तरह से होती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अगर हो रही है तो सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होती है कि वो सेंटर से बाहर की तरफ हो रही है। अवे फ्रॉम द सेंटर अगर होती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, या सेल प्लेट में जो होती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स में हमें देखने को मिलती है और साथ में बैक्टीरिया में, एल्गी में और फंगस में भी हमें देखने को मिलती है। तो सेल वॉल जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सेल की उसे कहा जाता है, ये हमें एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जिसे हम म्यूरिन कहते हैं। ये होते हैं नैग और नैम यूनिट से, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। एल्गी में जो हमें सेल वॉल देखने को मिलती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डायटम जो सेलिशियस या डायटम में जो डायटम्स होते हैं। एल्गी में हमें जो सेल वॉल देखने को मिलती है वो सेलुलोज की होती है और सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर, तो ये पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का। इसके एग्जाम्पल हैं डायटम्स। डायटम्स में ये जो होती है ये सेलिशियस बॉडीज सी फॉर्मेशन करती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 11 जिसे स्टोन वॉट भी कहा जाता है। इसमें डिपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल पर। और फंगस में या फंजाई में हम देखते हैं तो ये काइटिन की बनी होती है जो कि पॉलीमर होता है नैग का। इन हायर प्लांट्स की बात की जाए तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज़ की बनी है दैट इज सेलुलोज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में कि सेलुलोज कैसा होता है, हेमी सेलुलोज कैसा होता है, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन या काइटिन की हमें देखने को मिलती है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है उसमें मैट्रिक्स होता है और सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं, फाइबर नहीं फाइब्रिल्स होते हैं। जो मैट्रिक्स होता है और जो सेलुलोज फाइब्रिल्स होता है, तो सेलुलोज फाइब्रिल्स का मतलब 3000 ग्लूकोज यूनिट जब ज्वाइन करते हैं तो एक सेलुलोज की फॉर्मेशन होती है और 100 सेलुलोज से बनते हैं मिसल्स। तो एक मिसल्स जो है वो बनता है 100 सेलुलोज से और 20 मिसल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं एक माइक्रोफाइब्रिल को। तो एक माइक्रोफाइब्रिल बना है 20 मिसल्स से और उसी तरह से 250 माइक्रोफाइब्रिल जब जुड़ जाते हैं तब बनता है एक सेलुलोज फाइब्रिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज फाइबर, एक सेलुलोज फाइबर में कितने माइक्रोफाइब्रिल होते हैं दैट इज 250 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है जैसे जैसे ये होती है इस तरह से, ये है प्राइमरी सेल वॉल। और जब ये बहुत
पुरानी हो जाती है तो ये अंदर की तरफ इसकी डिपोजिशन हो जाती है, जो फॉर्मेशन करती है सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो इनसाइड होती है, इनर टू द प्राइमरी, बाहर की तरफ प्राइमरी होगी, और जब ये ओल्ड हो जाएगी तो ये फॉर्मेशन कर देगी सेकेंडरी सेल वॉल की, और सेकेंडरी सेल वॉल्स के अंदर जो होगी दैट इज टर्शियरी सेल वॉल। तो इस तरह से ये सेल वॉल होती है, और ये एक सेल है और ये मान लो दूसरा सेल है, तो दोनों सेल्स के बीच में जो कनेक्शन ये रेड से बना है दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला। तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो मिडल लेमेला का होता है, और एक सेल के सेंटर से जो साइटोप्लाज्म में कनेक्शन होता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म में एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र अगर करना हो तो उस चीज़ को कहा जाता है, उस कनेक्शन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और इस प्लाज्मोडेस्मेटा में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है डेस्मोट्यूब्यूल। तो डेस्मोट्यूब्यूल्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर चला गया है उसे कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। और इसी तरह से जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, और थिकेस्ट होने की वजह से इसमें ये 3 लेयर की फॉर्मेशन करती है, S1, S2, S3। और इसमें भी जब से सबसे ज़्यादा थिक जो होती है वो S2 सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा थिकेस्ट प्लांट्स में सेल वॉल कौन सी होती है, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल में भी कौन सी, S2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल जंक्शन की, कि सेल एक सेल का दूसरे सेल के साथ किस तरह से वो जुड़ते हैं। टाइट जंक्शन का मतलब है जब वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। एडहरिंग जंक्शन का मतलब कि एक दूसरे के साथ वो जब जुड़े हुए होते हैं। गैप जंक्शन का मतलब होता है कि जिसमें वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने को, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट वो करते हैं। तो प्लांट्स में जो हमें देखने को मिलते हैं गैप जंक्शन, उनको तो हमने प्लाज्मोडेस्मेटा कहा था, लेकिन ये प्लाज्मोडेस्मेटा सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में जो हमें देखने को मिलते हैं उसे हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। तो एनिमल्स में उसे क्या कहेंगे, डेस्मोसोम्स कहते हैं। और डेस्मोट्यूब्यूल्स तो हमने पढ़ा ही था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो इस प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर चला गया होता है, उसे हम डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। तो डेस्मोट्यूब्यूल और डेस्मोसोम में डिफरेंस होता है, इन दोनों में हमें पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल इन प्लांट। तो हमने सेल वॉल इन प्लांट्स देखा, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, टर्शियरी सेल वॉल होती है, और हमने देखा कि मिडल लेमेला होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो लिविंग भी होती है। इसी के बाद सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो ये इनर हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है, प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ हो। तो इनर टू प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। बहुत ज़्यादा थिक होती है तो ये थिकेस्ट होती है। इसमें S1, S2 और S3 हमें देखने को मिलती है, और ये बनी होती है लिग्निन और सुबेरिन की। तो लिग्निफाइड और सुबेराइज्ड ये होती है, और साथ में ये कैसी होती है, डेड होती है। इसके बाद बात करते हैं टर्शियरी सेल वॉल। जो इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसे हम टर्शियरी सेल वॉल कहते हैं, और ये बनी होती है पॉलीमर ऑफ जाइलोज, जिसे हम जाइलन्स कहते हैं। ये जाइलोज हमने पेंटो शुगर के एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, और ये देखने को मिलती है इन ट्रैकेट्स ऑफ सम जिम्नोस्पर्म्स में ये देखने को मिलती है, उनके ट्रैकेट्स में। मिडल लेमेला जो होता है वो हमें देखने को मिलता है प्लांट सेल्स के बीच में, और ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का या मैग्नीशियम पैक्टेट का ये बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट सेल वॉल। तो ये देखने को मिलती है इंटूससेप्शन, जिसे कहा जाता है एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल इनसाइड द एग्जिस्टिंग सेल वॉल। जो सेल वॉल है ऑलरेडी उसके अंदर अगर हमें देखने को मिलती है तो उसे कहते हैं, और ये देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, और ये फीचर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का। और ए पोजीशन हमें देखने को मिलती है ग्रोथ, जिसमें एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल ओवर द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, जो सेल वॉल ऑलरेडी है उसके ऊपर अगर देखने को मिलती है, ये फॉर्मेशन ऑफ लेयर करती है, और ये फीचर है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल का ही ये फीचर है। इंटरसेलुलर स्पेस इन प्लांट, और जिसे कहा जाता है प्लांट कैविटी। तो ये 3 तरह की होती है, साइजोजिनस कैविटी, लाइसोजिनस कैविटी, साइजोलाइसोजिनस कैविटी।
जब सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से ये सेल्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। अब स्लाइस जो फर्स्ट कैविटी है दैट इज साइजोजिनस कैविटी, व्हेन सेल वॉल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब इन सेल्स की जो सेल वॉल है वो सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से और फॉर्म करती है एक कैविटी को, उसे कहा जाता है साइजोजिनस कैविटी। जैसे ये सेल्स हैं अब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उसकी वजह से जो कैविटी फॉर्मेशन यहाँ हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पे कैविटी की फॉर्मेशन हुई है, तो इस तरह की कैविटी को कहा जाता है साइटोजिनस कैविटी। और ये देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल रेजिन कैनाल इन पाइनस। दूसरा हम बात करें लाइसोजिनस कैविटी की, ये फॉर्म्ड होती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द सेल वॉल। अगर सेल वॉल का ब्रेक डाउन हो जाता है तब ये फॉर्म्ड होती है। फॉर एग्जांपल जो ऑयल कैविटी होती है सिट्रस में, वो होती है लाइसोजिनस कैविटी। और लाइसोजिनस कैविटी का मतलब बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व, जिसमें दोनों प्रोसेसेस होती हैं, सेल वॉल का ब्रेकडाउन भी होता है और सेल वॉल का सेपरेट होना भी होता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर कैविटी होती है मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट के भी स्पेशली प्रोटोजाइलम में देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है और आगे हम ये चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो ये देखने को मिलती है हमें वाटर कैविटी इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल लेमा भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किसने दी थी, वो दी थी पेफर ने, और टर्म सेल मेम्ब्रेन दी थी नीगली और क्रैमर ने। द टर्म जो यूनिट मेम्ब्रेन कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो रॉबर्टसन ने कहा था। और जो टर्म प्लाज्मा लेमा दिया था वो दिया था J.Q. प्लॉर ने। अब बात करते हैं मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफरेंट मॉडल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो फर्स्ट मॉडल इज लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बनी होती है। ये भी दो तरह का इसमें एक्सप्लेनेशन की थी, लिपिड मोनोलेयर और लिपिड बायलेयर। जो लिपिड बना होता है, अगर मोनोलेयर है सिर्फ एक ही लिपिड की लेयर देखने को मिलेगी, ये होता है इस तरह से लिपिड, और ये होता है फैटी एसिड। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर अगर इनकी बनी है, और ये मॉडल दिया था ओवरटन ने। और लिपिड बाई लेयर बोला था, लिपिड की जो लेयर है वो बाई लेयर है, और ये मॉडल दिया था क्रॉटर ने और ग्रेंडल ने। उसके बाद बात करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल एंड डेविडसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इस मॉडल में कि जैसे सैंडविच होता है, इस एक तरफ भी प्रोटीन की लेयर है ये, और दूसरी तरफ भी ये प्रोटीन की लेयर है, और इनके बीच में लिपिड बाय लेयर जो है वो एज ए सैंडविच की तरह देखने को हमें मिलती है। तो पहले प्रोटीन की लेयर होगी, फिर लिपिड की, फिर एक और लिपिड की लेयर होगी, फिर प्रोटीन की लेयर होगी। इस तरह से देखने को मिलता है हमें सैंडविच मॉडल। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, जिसको दिया था रॉबर्टसन ने। ये ट्राईपार्टिएट इसे कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लेयर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, उसके बाद हमें बाई लेयर देखने को मिलती है लिपिड की लेयर, और उसके बाद फिर से प्रोटीन की लेयर देखने को मिलती है। बट इन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन की लेयर है वो उसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रोन है दोनों तरफ, और जो लिपिड की बाई लेयर है उसका डायमीटर 35 एंगस्ट्रोन है। तो टोटल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका डायमीटर होता है 75 एंगस्ट्रोन। तो 75 एंगस्ट्रोन का मतलब हुआ 7.5 नैनोमीटर। नेक्स्ट फोर्थ मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। जैसे कि ओशन में हमें जैसे ग्लेशियर फ्लोट होते दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये दिखाई देता है। तो ओशन जो हुआ वो है लिपिड का, लिपिड में हमें प्रोटीन्स जो हैं एज ए ग्लेशियर उसमें फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, उसमें जो लिपिड कंटेंट होता है वो 40% होता है। तो 40 से हम याद रखेंगे 40 लिपिड, तो ये इसी से याद रखेंगे कि 40% है लिपिड, 40 है लिपिड, और प्रोटीन होती है 58%, और कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है
2%। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड देखने को मिलता है, लिपिड की बायलेयर होती है और प्रोटीन भी होता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरह से। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर बनाया गया है दैट इज़ ये है लिपिड कंटेंट, और ये जो इस तरह से बनाए गए हैं ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लिपिड की इस तरह से बाइलेयर होगी और बीच में ये प्रोटीन देखने को मिलता है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह से ये प्रोटीन बीच बीच में हमें इस तरह से भी हेलिकल स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इसको कहा जाता है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। और इस तरह से ये हमें लिपिड्स देखने को मिलते हैं और फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। जब कोई प्रोटीन के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट लगता है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो अगर प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे देखने को मिलता है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, इस तरह से। और जो लिपिड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो ये एक सेल है, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सेल के अंदर है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, और बाहर जो है वो भी फ्लूइड होता है। तो बाहर जो होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या नॉन साइटोसोल, और जो अंदर वाला फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसोल। तो ये जो हमें ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड देखने को मिलते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही देखने को मिलते हैं, इंट्रा सेलुलर में नहीं होते हैं। और हमें देखने को मिलती है जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन अगर हमें इस तरह से अंदर देखने को मिलती है उसे कहा जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसे टनल प्रोटीन भी कहा जाता है। और अगर हमें प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ देखने को मिले या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ देखने को मिले, उस प्रोटीन को, दोनों प्रोटीन को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है इसलिए इसे एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन ही कहा जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट हमें कुछ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलते हैं, इस तरह से ये बीच बीच में हमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलते हैं, और लिपिड की ये बाइलेयर होती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज में हमने देखा कि उसमें लिपिड 40% होता है, प्रोटीन 58% होता है और कार्बोहाइड्रेट 2% होते हैं। जो लिपिड होता है वो बाइलेयर होता है। मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड इसमें देखने को मिलता है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, जिसे हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं क्योंकि इसमें हेड इसका पोलर होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और टेल जो है हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। इसी तरह से प्रोटीन की बात करें तो 58% होती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है, जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। प्रोटीन भी हमें दोनों तरफ देखने को मिलती है, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन होती है, दोनों तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ भी और इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ भी। और ट्रांस मेम्ब्रेन जिसे टनल प्रोटीन कहा गया है ये हमें देखने को मिलती है फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, एक हेड से लेके दूसरे हेड तक ये होती है। कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ ही, और ये ऑलवेज कंजुगेटेड फॉर्म होते हैं, ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, 2 और मोर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, वो मोस्ट अबंडेंट उसमें जो लिपिड देखने को मिलता है दैट इज़ कार्डियोलिपिन। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की या फिर प्लाज्मिड की या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उनमें जो प्रोटीन हमें देखने को मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज पोरिन प्रोटीन। और इसमें ये इस पोरिन प्रोटीन की वजह से इसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्लास्टिक की होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो इसमें लेटरल मूवमेंट देखने को मिलती है और ट्रांजिशनल मूवमेंट या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को मिलती है। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है जैसे एक ये लिपिड की लेयर है,
ये बाइलिपिड लेयर है जैसे, तो इन लिपिड्स की लेयर में आपस में ही अगर चेंज मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, इस तरह से आगे आगे मूवमेंट होती है, विद इन द सेम लेयर मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल मूवमेंट। और ये लिपिड की भी होती है और प्रोटीन की भी होती है, दोनों की देखने को मिलती है। और अगर हमें इस तरह से जो लिपिड बाई लेयर होती है उसमें अगर मूवमेंट हमें मेम्ब्रेन, यहाँ से मूवमेंट यहाँ हो रही है और यहाँ से मूवमेंट यहाँ हो रही है, तो उस मूवमेंट को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द लेयर। ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड में देखने को मिलती है, प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। लेटरल मूवमेंट में अगर चेक करना हो लेटरल मूवमेंट कहाँ हो रही है, तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है फ्रैप टेक्निक, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये टेक्निक यूज़ की जाती है लेटरल मूवमेंट को देखने के लिए। प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसको कॉर्टाई ने, और जो टर्म है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को कहा गया था सार्कोडे। सार्कोडे कहा गया था प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले, और इसको कहा था डुजैर्डिन ने। और टर्म प्रोटोप्लाज्म दी है पुरकेंजी ने। और हग्सले ने प्रोटोप्लाज्म को कहा था द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को कहा था हग्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, तो सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसमें पीएच देखने को मिलता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है ये। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल जो प्रोटोप्लाज्म में होता है दैट इज ऑक्सीजन। और इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको हम याद करते हैं HP नकली से। तो HP नकली से H से वाटर, P से प्रोटीन, N से न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट, L से लिपिड और I से आयंस। तो वाटर इसमें देखने को मिलता है 75 to 80%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड आयन 1%। मेजर कंपोजिशन की बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो उसके लिए मेजर कंपोजिशन होता है वाटर एंड प्रोटीन, जिसे कहा था कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके लिए थ्योरीज भी दी गई थी कि बेसिक जो प्रोटोप्लाज्म का नेचर होता है उसके लिए कोलाइडल थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोलाइडल थ्योरी किसने दी थी, विल्सन ने दी थी। और लास्टली ये पूछा जाता है क्रिस्टल कोलाइडल थ्योरी किसने दी थी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी ये कॉलिकर ने दी थी। और भी थ्योरीज हैं जैसे कि फाइब्रियोलर थ्योरी है, फ्लेमिंग ने दिया था। रेटिकुलर थ्योरी जो है वो हैंस्टेन ने दिया था। एल्वोलर थ्योरी जो है वो बुशली ने दिया था। ग्रैनुलर थ्योरी जो है वो अल्टमैन ने दिया था। इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है वो दो तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, या तो साइक्लोसिस होती है या रोटेशनल मूवमेंट होती है। साइक्लोसिस को और कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ हमें यूक्रियोट्स में देखने को मिलता है, नॉट प्रेजेंट इन प्रोक्रियोट्स। लेकिन जो रोटेशनल मूवमेंट होती है ये दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन जो देखने को मिलती है लीफ सेल्स ऑफ हाइड्रिला की, और एंटी क्लॉक रोटेशन जो देखने को मिलती है सेल्स ऑफ वेलिस्नेरिस में देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्रोटोप्लाज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।